नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल एजुकेशन प्लाज़ा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन पॉलिटी के अंदर आता है और मतलब अगर हम इस टॉपिक की ब्रॉडली बात करें तो ये मतलब कहना चाहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। जी, इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, वो कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा प्रियम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल होता है किसी भी किताब का जो प्रीफेस होता है, जो बताता है कि उस किताब में क्या होगा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है किताब का। इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक प्रियम्बल है। और बात करें कि इसके कंटेंट्स की, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना है लेकिन उसको कौन बनाएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। तो हम बात करेंगे डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। फिर ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन क्या था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मिनी प्रियम्बल बोलते हैं, वो क्या था। फिर चेंजेस इन द असेंबली, फिर जब पार्टीशन हो गया तो उसमें चेंजेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चेंजेस क्या है, क्योंकि पहले मुस्लिम लीग का भी पार्टिसिपेशन था, फिर मुस्लिम लीग का पार्टिसिपेशन हट गया, तो उससे चेंजेस क्या है। फिर हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और भी क्या फंक्शंस थे इसके अलावा। फिर लास्ट में इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो हम लास्ट में जानेंगे ये कैसे इनैक्ट हुआ और इन्फोर्स हुआ थ्रू आउट द कंट्री। तो बात करें हम अपने सबसे पहले टॉपिक की, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देख लेते हैं। इन 1934, देखिए 1934 में सबसे पहले जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे एम.एन. रॉय, उन्होंने ये आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है, उसमें डिमांड हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की। पहले एम.एन. रॉय ने एक आइडिया दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, फिर उस आइडिया को सराहना दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की डिमांड रखी गई इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 1935 में। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया कि एक फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसको कौन बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। फिर 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, इसको अगस्त ऑफ़र बोलते हैं। एक वहाँ पे वैसे भी वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पे, बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे थ्रू आउट द पॉलिटी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा सा झुक गए इंडियन गवर्नमेंट के सामने, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के सामने, और उन्होंने कहा ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिर अगस्त ऑफ़र रखा गया। फिर क्रिप्स मिशन भेजा गया, जिसको मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का एक प्लान था, लेकिन वो मिशन फेल हो गया क्योंकि मुस्लिम लीग उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया, कैबिनेट मिशन प्लान बना, जिससे मुस्लिम लीग सेटिस्फाई हुई, उनको इलेक्टोरल वोट्स मिली, उनको सीट्स मिली ज़्यादा, मुस्लिम लीग सेटिस्फाई हुई, इस पे रजामंदी हुई दोनों पार्टीज़ की। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना शुरू हो गई 1946 में। एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना शुरू किया। देखिए, अब बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के खड़ी हुई, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, उसका एक बेसिक ढांचा क्या था जिस पे वो बन के खड़ी हुई। तो बात करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो हम देख पा रहे हैं कि टोटल 389 सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब वो बनकर खड़ी हुई। अब ये सीट्स का रिजर्वेशन सिस्टम क्या था कि 1 सीट इज़ इक्वल्स टू 1 मिलियन पॉपुलेशन, तो मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती थी एक सीट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो टोटल पॉपुलेशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो 389 मिलियन थी। तो जो आउट ऑफ 389 सीट्स थी, उसमें से 296 सीट्स थी जो डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया ने कंट्रोल कर रखी थी। अब उन 296 सीट्स में से 292 सीट्स ऐसी थी जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कंट्रोल करता था, जो डायरेक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल के अंदर थी। बाकी बची हुई 4 सीट जो थी वो चीफ कमिश्नर के अंडर आती थी, वो एक यूनियन टेरिटरी की तरह परफॉर्म करती थी। और जो 96 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थी। किसके अंदर थी? प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या होते थे? जो
डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया के अंडर में नहीं होते थे, जिनको एक मोनार्क या एक हायरार्किकल सिस्टम था वहाँ पे, वो उनको रूल करता था। और बात करें इन 296 सीट्स की, तो जो इन पे इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में जो इसका रिज़ल्ट आया था, मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। 208 सीट्स किसने जीती थी? हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स जीती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और 73 सीट्स जीती थी मुस्लिम लीग ने। और जो बची हुई 15 सीट्स थी वो छोटी माइनॉरिटी पार्टीज़ ने, जो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन मिला था, उन्होंने जीती थी। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस की। देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को मिनी प्रीएम्बल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसको मिनी प्रीएम्बल क्यों कहा जाता है, ये जान लेते हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कब का है? 13 दिसंबर 1946, जो जवाहरलाल नेहरू ने कब दिया है वो 13 अब इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, नवंबर में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के रेडी होती है 1946 में, 13 दिसंबर में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दे देते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। इसका क्या मतलब था कि एक पार्टी बनी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ग्रुप ऑफ पीपल बना, अब उनको एक कर्तव्य दे दिया गया कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, हमको ये चाहिए आपसे, हमें इस बेसिस पे आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के दोगे। तो इसको एक फ्रेमवर्क बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसके कुछ पार्ट्स क्या थे? इंडिया टू बी सॉवरेन रिपब्लिक, इंडिया एक सॉवरेन रिपब्लिक रहेगी, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक रहेगी, किसी के अंडर में नहीं रहेगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहेगी। इंडिया टू बी कंप्राइज्ड ऑफ, जो अब हमारा जो एक फ्री इंडिया होगी वो किससे मिलकर बनी होगी? ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स से, जो डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे, और प्रिंसली स्टेट्स से। प्रिंसली स्टेट्स भी वो जो आना चाहते हैं हमारे साथ, किसी पे कोई फोर्स नहीं था उस टाइम पे, जिनको आना है वो आ सकते हैं। हाँ, कि वो अलग बात है कि बाद में सभी को कन्विंस करने की कोशिश करी गई। और देखा जाए तो टेरिटरीज़ क्या कहता था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? टेरिटरीज कुड एक्सरसाइज ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरिटरीज कुड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस असाइंड टू देम। मतलब टेरिटरीज को, स्टेट्स को कंप्लीट ऑटोनॉमी दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन एक यूनिटरी बायस भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रहेगी, बट टेरिटरीज को एक ऑटोनॉमी दी गई। ठीक है, बात करते हैं पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम इट्स पीपल। देखिए, डेमोक्रेसी है, द गवर्नमेंट विल बी फॉर द पीपल एंड डिसाइडेड बाय द पीपल। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इनडायरेक्टली बोल दिया गया। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, जो आज हम अपने प्रेम्बल में भी देखते हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। सेफ गार्ड ऑफ इंटरेस्ट, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट सेफ गार्ड किए जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोला गया। इंडिया इज़ एन एंशंट लैंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वर्ल्ड पीस। अब देखिए, ये यहीं से आप एक आइडियोलॉजी गेस कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। यहाँ उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्लियर कर दिया था कि हम किसी भी, वहाँ पे उस टाइम पे कोल्ड वॉर जनरेट हो रहा था, हम किसी भी कंट्री का हिस्सा नहीं रहेंगे, किसी भी एक्टिविटीज़ का, वॉर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, और हम नॉन अलाइंड मूवमेंट में विश्वास रखते हैं। जस्टिस एंड लॉ विल बी प्रैक्टिस्ड इन ऑल द सॉवरेन लैंड वाटर। मतलब जस्टिस और लॉ प्रैक्टिस किया जाएगा, और जो कि किसके थ्रू? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड दिस रेजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया 22 जनवरी 1947 में, और इसका ही मॉडिफाइड वर्जन को हम प्रीएम्बल भी बोलते हैं। अब बात करते हैं चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए, जितनी भी हमने अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में इंफॉर्मेशन ली, वो पार्टीशन से पहले की थी। जो मोहम्मद अली जिन्ना ने अटेम्प्ट किया था पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट करने का, उससे पहले की थी। जब उनका वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है और मुस्लिम लीग छोड़कर एक पाकिस्तान बना लेती है, तो ऑब्वियस सी बात थी कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स थी वो डिक्रीज़ होनी थी, और चेंजेस आने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रोल और नेचर में भी। तो हम जान लेते हैं क्या क्या चेंजेस आए। तो हमें पता है कि अप्रैल 28, 1947 में सभी प्रिंसली स्टेट्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन कर ली, रिगार्डलेस कि वो सेपरेट होने वाले हैं, कौन पाकिस्तान के साथ जाएगा, कौन इंडिया के साथ रहेगा। अभी के लिए सब ने ज्वाइन कर लिया। मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग विड्रू ड्यू टू द पार्टीशन। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग विड्रू कर लेती है अपने आप को, पार्टीशन हो जाता है और मुस्लिम लीग विड्रू कर लेती है अपने आप को। अब यहाँ पे फंक्शंस चेंज हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो वो क्या चेंज होते हैं? इट बिकेम फुल सॉवरेन बॉडी टू मेक लॉज।
अब ये एक सॉवरेन बॉडी बन गई, मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई कि ये ही कानून बनाएगी पूरे भारत का। आज़ाद भारत का हर एक कानून कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी और इसके ऊपर कोई भी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे उस टाइम पे कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं था, तो इसलिए इट बिकेम फुल सॉवरेन बॉडी टू मेक लॉज। हैड टास्क ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनको क्या एक रोल दे दिया गया कि आपको ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, किसके अंडर में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अंडर में, जो कि इनका पहले से ही रोल था। और इनको इनैक्ट करना है ऑर्डिनरी लॉज, जो अब देखिए 1947 से 1950 3 साल लगते हैं तकरीबन। अब 3 साल किसी ना किसी गवर्निंग बॉडी को तो लॉज और सब बनाने पड़ेंगे ना, 3 साल तो बिना लॉ के कंट्री रह नहीं सकती। तो जीवी मालवानकर के अंडर इनको लॉज बनाने की भी, ऑर्डिनरी लॉज बनाने की भी अनुमति दे दी गई। बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन इन स्ट्रेंथ। अब देखिए रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, मुस्लिम लीग छोड़ के गई तो नंबर ऑफ स्ट्रीट्स 389 से 299 आकर घट गई। अब जो ब्रिटिश इंडिया थी वो 299 थी, बची हुई कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई। प्रिंसली स्टेट 70 बचे हुए कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। सिंपल। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो इसके मेन फंक्शंस हैं, मेजर फंक्शंस है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमने जाना, सबसे मेन फंक्शन है इसका इनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज, नॉर्मल कानून बनाना। मेड इंडिया मेंबरशिप वॉइड, इंडियन मेंबरशिप को इन्होंने वॉइड कर दिया। पहले क्या था, हम 1947 से लेकर 1950 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ थे, तो हम इंडिपेंडेंट, लेकिन हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के ही पार्ट थे। तो इन्होंने क्या करा 1950 आते कि हम किसी भी कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है। इन्होंने क्या करा, अडॉप्टेड ट्राई कलर, ये हमारा प्यारे भारत का झंडा, ये इन्होंने अडॉप्ट करा। किसके द्वारा? इसे ट्राई कलर बोलते हैं, और ये पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था उस टाइम पे। दे अडॉप्टेड नेशनल एंथम, जनगण मन को इन्होंने नेशनल, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, इन्होंने उसको नेशनल एंथम अडॉप्ट किया। हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम अडॉप्ट किया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया एज सून एज दिस केम इनटू फोर्स। अब बात कर लेते हैं इनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, अब जितना डिफ़िकल्ट टास्क उसको बनाना था, उतना ही डिफ़िकल्ट टास्क इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री में उसको इनैक्ट और इन्फोर्स करना था। तो जानते हैं कैसे वो इनैक्ट और इन्फोर्स हुआ। तो देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 डेज़, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। काफ़ी लंबा समय था ये हमारा। मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है, और सबसे ज़्यादा समय लेने वाला कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा ही है। इसको 64 लाख्स, आप सोचेंगे 64 लाख्स उस टाइम पे बहुत बड़ी वैल्यू थी ये 64 लाख्स जो उसको बनने में लगे, और 11 सेशंस लगे ओवरऑल ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के 11 सेशंस लगे इसको बनने में। द लेजिस्लेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास, लेजिस्लेशन जो था, लॉ मेकिंग प्रोसेस जो था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब पास हुआ? 26 नवंबर 1949 को, जिसमें ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अब तो ओवरऑल 12 शेड्यूल्स हैं, लेकिन उस टाइम पे 8 शेड्यूल्स थे। जो कुछ प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पॉर्टेंट थे रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इलेक्शन, पार्लियामेंट, वो उसी टाइम पे अडॉप्ट कर लिए गए, लेकिन कुछ बाद में किए गए। 26 जनवरी वॉज चूजन द डेट फॉर पासिंग कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, आप सोचो कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को रेडी हो गया है, तो इसको इतना डिले क्यों किया? इसको डिले इसलिए किया गया क्योंकि 1929 में 26 जनवरी को क्या डिसाइड किया गया था? पूर्ण स्वराज की डेट। कि हम जो लाहौर सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया था कि पूर्ण स्वराज की डेट जो है वो 26 जनवरी है, और इसीलिए इसको डिले करा गया, और 26 जनवरी को ही हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। ऑल द एक्ट्स प्रायर टू 26 जनवरी 1950, यानी कि जितने भी एक्ट्स थे इस डेट से पहले, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट थे, वो सब नल एंड वॉइड कर दिए गए कि ये अब से लागू नहीं होंगे। अब से केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। एक एक्ट छोड़ दिया गया, अबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल एक्ट्स। ये तो अच्छे के लिए ही था कि प्रिवी काउंसिल को अबॉलिश किया जाएगा। अब कोई ऐसी प्रिवी काउंसिल नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट है जो भी है।
तो ये था गाइस कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे इनैक्ट हुआ, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्या उसका फंक्शन था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो उसमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।